साइंस ऑफ एनलाइटनमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से एक साइंस ही है। विज्ञान विज्ञान का मतलब दोस्तों होता है साइंस की। जब हम बात करते हैं तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट साइंस इज। साइंस इज जो मेरे लिए, जिन परिस्थितियों में कोई चीज़ मेरे लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए काम करती है, उन्हीं परिस्थितियों में वो चीज़ आपके लिए भी काम करेगी। a प्लस बी इज इक्वल टू सी है अगर मेरे लिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी है आपके लिए भी। ये है साइंस, सबके लिए जो चीज़ बराबर है। तो यस, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, निर्वाण की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों ये सबके लिए समान है, सबके लिए समान रूप से अवेलेबल है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम निर्वाण, मोक्ष ये सब शब्द सुनते हैं, एनलाइटनमेंट, लिबरेशन, ये सारी बातें जब हम सुनते हैं दोस्तों, तो अक्सर मन में बहुत सारे लोगों के, पिछले 12 साल की मेरी जो यात्रा रही है उसमें जब मैंने ये सब बातें बोली हैं, तो मैंने बहुत ये देखा है कि लोगों के मन में बहुत तरह की मिथ्या धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। सत्य नहीं है, सत्य से दूर दूर तक वो मान्यताएं और धारणाएं जो हैं उनका कोई सरोकार नहीं, लेकिन है हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो धारणा, मान्यता है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके मैं मिथ्स जो है वो लेता हूँ कि क्या है। जैसे एक बहुत बड़ा जो मिथ है कि निर्वाण, मोक्ष ये जो है सब मृत्यु के बाद संभव है, मृत्यु के पहले ये सब नहीं होता, या मृत्यु के पहले जो होते हैं वो तो कोई यदा कदा सदियों में किसी को, बुद्ध, महावीर, कबीर, ओशो जैसे कोई सदियों में होते हैं, उनके लिए होता है। लेकिन एक कॉमन आदमी के लिए ऐसा नहीं होता। ये मान्यता है, लेकिन ये दोस्तों मिथ्या है, मिथ है, झूठ है। फैक्ट इज निर्वाण, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, लिबरेशन ये सब के लिए इस धरती पर इस वक्त हर मनुष्य के लिए उपलब्ध है। जैसे सूरज की रोशनी है, जैसे हवा, धूप, पानी सब सबके लिए अवेलेबल है, वैसे अवेलेबल सबके लिए है। अब यस, उसको एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी डेफिनेटली है, जो मैं आपके संग शेयर करूंगा। एक और मिथ जो है, एक मान्यता या धारणा कि हर एक के लिए संभव नहीं है, तो ये मैंने जैसे बताया कि संभव तो हर एक के लिए है, और आज से पहले इतना सरल, सुगम और सहज नहीं था। ये मार्ग आध्यात्मिक बोध का, स्वयं को जानने का, निर्वाण और मोक्ष का, आज जितना सरल, सहज, सुगम, आप देखिए ना, 250 लोग इस वक्त और फेसबुक लाइव पर हम सब बैठकर मेरी ये बात सुन रहे हैं। परसों ही डिसीजन हुआ कि हाँ ये सेशन होगा, कल हमने चीज़ें बनाई और आज आपके सामने हैं, इतने सारे लोग, आप लोग आ गए। इसी तरीके का 250 लोगों को लेके कार्यक्रम करने के लिए कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी पहले। लेकिन देखिए, अपने अपने घरों में आप इस वक्त ये सब महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। और अभी हमने एक अनुभव सुना डॉक्टर प्रीति का। शी इज़ अ डॉक्टर बट मेडिटेशन, और 20 साल पहले ही उन्होंने मेडिटेशन एक्सप्लोर किया था पर भूल गई। अभी कोरोना पीरियड में किस तरह से उन्होंने इस पूरी जर्नी को अपनी जो है कंप्लीट किया, और आगे बढ़ते रहने के लिए जो है तत्पर हैं, रेडी हैं, और बढ़ रही हैं बहुत तन्मयता से। तो दोस्तों, संभव है निर्वाण, मोक्ष हर एक के लिए संभव है और हर एक के लिए है। एंड तीसरी सबसे बड़ी जो धारणा है वो ये है कि जन्मों जन्म लगते हैं, बच्चों का खेल समझा है क्या, ऐसे ही किसी को निर्वाण हो जाएगा क्या, जन्मों लगते हैं। वेरी ट्रू फ्रेंड्स, ये मिथ्या नहीं है। मैंने मिथ में डाल रखा है, पर ये मिथ्या नहीं है। जन्मों जन्म लगते हैं, कई जन्मों की साधना, कई जन्मों की यात्रा है, जब आदमी स्वयं को जान पाता है, मोक्ष और निर्वाण घट पाता है। तो मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ, जब मुझसे किसी ने, कईयों ने कहा कि जन्मों की यात्रा ऐसे थोड़ी, तो मनुष्यता को कई लाख वर्ष हो चुके धरती पर। मनुष्य जो इस रूप में आया है उसको कई हजारों साल हो चुके, तो आपको कैसे पता है कि ये आपका कितने नंबर का जन्म है? आपको कैसे नहीं पता कि ये वो जन्म है जिसमें आपका निर्वाण, मोक्ष होगा? क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि ना जी भाई, मेरा तो अभी और सैकड़ों जन्म होने बाकी है निर्वाण के पहले?
या आप ये कह सकते हैं कि नहीं भाई ये तो मेरा 5वां 6ठा जन्म है, इतनी जल्दी कहाँ हो जाएगा निर्वाण, नहीं कह सकते। जानिए, ये जानना ही है निर्वाण। सो दोस्तों, किसी भी तरह की अवधारणाओं को दिमाग से बाहर करते हुए इन बातों को समझ लीजिए बिल्कुल क्लियरली कि हर एक के लिए संभव है, हर एक के लिए उपलब्ध है। और इस वक्त धरती पर जितने एनलाइटेंड मास्टर्स, जितने एनलाइटेंड लोग, गाइड, टीचर्स, मेंटर्स अवेलेबल हैं, उतना मानव इतिहास में कभी नहीं हुए। दिस इज द डायमंड एज ऑफ ह्यूमैनिटी इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो लेट अस अंडरस्टैंड निर्वाण का मतलब क्या है। दोस्तों, सबसे पहला वो ये है कि मैं कौन हूँ या मैं कौन नहीं हूँ, ये जान लेना, समझ लेना, बोध कर लेना। सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, नॉलेज नहीं, नोइंग। सिर्फ ये ज्ञान नहीं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं तो परमात्मा का अंश हूं, डज नॉट मेक एनी सेंस। मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर अभी यहीं पड़ा रहेगा और लोग बोलेंगे ये तो मर गया, तो शरीर यही शरीर एज इट इज ऐसी ही शरीर होगा, कुछ एक्टिविटीज नहीं होंगी। हाँ, आत्मा चली जाती है, क्या उसका बोध है? सुबह से लेकर रात तक हम क्या कर रहे हैं? क्या हम आत्मा हैं इस बोध के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, या हम अपने जीवन को सिर्फ शरीर की आइडेंटिटी के साथ और शरीर के साथ मन की जो धारणाएं और मान्यताएं जोड़ दी गई हैं, जिसको पर्सनालिटी कह रहे हैं, यानी फिजिकल बॉडी माइंड मैकेनिज्म में ही जी रहे हैं? ये मेरा घर, ये मेरा बच्चा, ये मेरे रिश्ते, और ये सारी चीज़ें क्या शारीरिक संबंध से ही है? तो फिर क्या हम आत्मा के स्तर से जी रहे हैं? तो दोस्तों, निर्वाण का सबसे पहली स्थिति और जागृत हो जाना कि मैं कौन नहीं हूँ और मैं वास्तव में क्या हूँ, ये है मोक्ष, निर्वाण। और जो अभी मैंने बात कही थी कि जन्मों जन्म लगते हैं, तो ये जानना कि सिर्फ ये एकमात्र, सिर्फ ये जो शरीर अभी मैंने ले रखा है, सिर्फ ये एक मेरा जन्म नहीं है। ये भी जानना, अनुभव में लाना कि हाँ, पिछले कई जन्म लिए हैं, क्या जन्म थे, उन जन्मों में क्या किया मैंने, उन जन्मों का इस जन्म पर क्या प्रभाव है। इस जन्म में जो आसपास रिश्ते नाते दिख रहे हैं, दोस्त यार दिख रहे हैं, क्या वो मेरे पिछले जन्मों में थे, और थे तो वो किस रूप में थे? क्यों? ये जानना हमारा अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। और ये जान लेना, ये समझ लेना कि सिर्फ ये एकमात्र शरीर, ये एकमात्र जन्म नहीं है, कई जन्मों में रहा हूँ। तो जब हम कई जन्मों को देख लेते हैं अपने, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। हम जो इतने अटैच होके, मोह बंधनों में जकड़ के जो हम अपना जीवन जी रहे हैं, उससे मुक्त होते हैं। जीवन से मुक्त नहीं होते। जीवन को जीने की जो हमने धारणाएं, मान्यताएं और अटैचमेंट्स हैं, मोह बंधन, उस जकड़न से मुक्त होते हैं, वो है मोक्ष। तो दोस्तों, और जब ये घटता है, हाँ, व्हेन दिस हैपेंस, तब क्या होता है दोस्तों? तब जब स्वयं को जान लेते हैं ना, तो पूरे अस्तित्व के साथ एक होने का बोध होता है। और पूरे अस्तित्व के संग एक होना मतलब दोस्तों, हाउ टू एक्सप्लेन दिस, हाउ टू एक्सपीरियंस किया जा सकता है, एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट है। मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, लेकिन वो आप लोगों के लिए सिर्फ एक ज्ञान हो जाएगा। क्यों करना है ज्ञान जरूरी है, लेकिन अनुभव के साथ ज्ञान का कोई जो है सिग्निफिकेंस है, महत्व है। बिना अनुभव के ज्ञान वो एक तरह से बच्चे के हाथ में आप मशाल दे दें, कोई ज्वलनशील पदार्थ दे दे बच्चे के हाथ में, तो उसी तरीके से बिना अनुभव के, बिना ध्यान के ज्ञान अधूरा है और ज्वलनशील पदार्थ की तरह खतरनाक है। ज्ञानी नहीं होना है, बोध ही होना है। अनुभव में ले आइए, स्वयं को जानने का अनुभव कर लीजिए, और उसके बाद हजारों हजारों किताबें हैं, मास्टर्स हैं जिनका ज्ञान उपलब्ध है। तो बोध करने की चीज़ है निर्वाण, मोक्ष। तो सब, हर चीज के संग, जर्रे जर्रे के संग, हर व्यक्ति के संग वननेस का मतलब वननेस मतलब लाइक, मैं कैसे बताऊं दोस्तों, प्रेम की एक्सट्रीम है।
प्रेम की, करुणा की एक्सट्रीम है जब हम वननेस में आते हैं। दैट्स अ ब्यूटी एंड दिस इज़ द हाईएस्ट एक्सप्रेशन। इस शरीर में रहते हुए ना इस वननेस का अनुभव और उसका एक्सप्रेशन, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पेस जब आप हो, जो आप एनलाइटन होने के बाद हो सकते हो। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे दोस्तों एक कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि जब एक एटम, एक परमाणु जो होता है दोस्तों, वो जब टूटता है, एक परमाणु जब टूटता है तो उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एनर्जी होती है जो कि एक्सप्लोड हो जाती है। इसीलिए परमाणु विस्फोट जो है वो सबसे खतरनाक विस्फोट में से है ना, एटम बॉम्ब। तो एटम जब टूटता है तो इतनी रिलीज़ करता है एनर्जी कि अपने आसपास के बाकी एटम को भी तोड़ता जाता है और वो एक चेन रिएक्शन में सब कुछ तबाह होता जाता है। वो है एटम बॉम्ब। दोस्तों, निर्वाण भी एक ऐसी घटना है जो बाहर नहीं घटती, ये इम्प्लोजन घटता है हमारे अपने चेतना में। जब हमारी अपनी चेतना में हम क्या नहीं हैं उसको हटा देते हैं, वो इम्प्लोजन जब हो जाता है तो अंदर जो भी झूठी मान्यताएं, धारणाएं, आइडेंटिटी से अपना अटैचमेंट, ईगो, सारे बिलीफ सिस्टम, ये सब तबाह हो जाते हैं और ये है निर्वाण। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ और मेरे अलावा बहुत सारे संत पुरुष जो हैं सदियों से कहते आ रहे हैं कि निर्वाण एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। निर्वाण का मतलब, अगर शाब्दिक अर्थ में जाऊँ दोस्तों निर्वाण के, तो इसका मतलब है नहीं हो जाना। तुम जो नहीं हो वो तुम कैसे हो सकते हो, और तुम जो हो वो तुम कैसे नहीं हो सकते। तो निर्वाण तो हमारी वास्तविक स्थिति है। हम जो नहीं हैं हम उसको लादे जा रहे हैं। हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम ऊंची जाति के, हम नीची जाति के, हम स्पिरिचुअल हैं, वो नॉन स्पिरिचुअल हैं, हम मेडिटेटर हैं, वो नॉन मेडिटेटर हैं, हम श्री श्री के भक्त हैं, हम सदगुरु के भक्त हैं, हम पत्री जी के भक्त हैं, हम विशाल अवतार के भक्त हैं। अरे क्यों भाई, क्यों बनना है भक्त किसी का? अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। ये सारे मास्टर्स यही हमसे करवा रहे हैं। और अगेन दिमाग में इस चीज बैठा लो, निर्वाण एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। मोक्ष, मुक्ति, किससे मुक्ति? तो मुक्त होना है ना, तो आप कहीं बंधे हुए हो, किसी जकड़न में हो, उससे मुक्त होना। किस जकड़न में? सबसे बड़ा जकड़न क्या है? सबसे बड़ा अटैचमेंट क्या है हमारा? मैं मनुष्य हूं, ये सबसे बड़ा जकड़न है। मैं विशाल हूँ, मैं श्रीकांत हूँ, ये ही हमारी सबसे बड़ी जकड़न है। इससे मुक्त होना निर्वाण है, मोक्ष है, एनलाइटनमेंट है। मैं ये शरीर नहीं, मैं विशाल नहीं, मैं इस शरीर में हूँ, इस शरीर का नाम विशाल। अब ज्ञान के स्तर पर तो ये 2 लाइनें मैंने बोली तो हर एक को समझ में आ गई ज्ञान के स्तर पर। हाँ यही तो है इसका बोध होना। शरीर के परे अपने आत्मा के स्तर से जीवन को देख पाना, और उसके बाद भी स्थितियां हैं, वर्णन करूंगा आज। तो दोस्तों, एनलाइटनमेंट इस धरती पर रहना, इस दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया के होकर नहीं। जैसे कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कमल कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ जैसा नहीं है, ना कीचड़ का है, कीचड़ में है। तो ऐसे ही एनलाइटनमेंट जो है वो है दुनिया में हूँ, दुनिया का नहीं हूँ। और हमारी कोशिश जो है जन्मों से एक ही निरंतर चली जा रही है, जब से हम जन्म लेते हैं तब से, कि कैसे हम दुनिया के हो जाएं, कैसे हम दुनिया के मुताबिक हो जाएं, कैसे दुनिया हमें वर्दी में बोले। उसको देखो, उसने कुछ, अरे क्यों कोई किसी के मुताबिक क्यों होना है? अपने मुताबिक होइए, स्वयं को जानिए। दैट्स एनलाइटनमेंट। एंड लेट मी, मैंने आपने पोस्टर में पढ़ा होगा कि आज का सेशन जो है वो है साइंस ऑफ एनलाइटनमेंट एंड कुंडलिनी शक्ति का सत्य। तो क्या है सत्य कुंडलिनी शक्ति का? दोस्तों, ये जैसे एक पिक्चर आपके सामने है, ऐसा है दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग चक्रा सिस्टम के बारे में जानते होंगे। एक्चुअली हमारा ये जो फिजिकल रूप हम देख रहे हैं, ये फिजिकल बॉडी, ये भौतिक शरीर,
ये एकमात्र शरीर नहीं है, हमारे 7 शरीर होते हैं। अभी मैं उस बारे में नहीं जा रहा, लेकिन इस भौतिक शरीर के साथ साथ एक और शरीर है, प्राणमय शरीर उसे बोलते हैं, एनर्जी बॉडी, एथरिक बॉडी, ऑरिक बॉडी, ये सब उसके नाम हैं। ऊर्जात्मक शरीर, यहाँ हम अपनी ऊर्जा, दूसरों की ऊर्जा को महसूस करते हैं। हम जनरली नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। जब हम कहते हैं किसी से अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, किसी की वाइब्रेशन अच्छी नहीं लग रही, तो हम तब उसके शरीर की बात नहीं कर रहे होते, हम उसकी एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। तो हमारी एक एनर्जी बॉडी है हर एक के पास। ओके, आप लोगों ने सुना होगा कि 72,000 नाड़ियाँ, वो कहाँ हैं 72,000 नाड़ियाँ? इस भौतिक शरीर में नहीं है। इस भौतिक शरीर में तो नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नसें हैं, हाँ, खून की नलियाँ हैं। लेकिन एनर्जी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जो वो नाड़ियाँ हमारे शरीर, एनर्जी बॉडी में एनर्जी के प्रवाह को कंट्रोल करती हैं। ओके, नाउ ये जहाँ जहाँ मिलती हैं नाड़ियाँ, वहाँ छोटे छोटे क्रॉसिंग जैसे बनते हैं, चक्र बनते हैं। इन पूरे 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी नाड़ियाँ, अलग अलग जगह पे बहुत सारी नाड़ियाँ मिलती हैं। ओके, तो वहाँ पे बड़े बड़े चक्र बनते हैं जो मेजर कंट्रोलर्स होते हैं, एनर्जी बॉडी के मेजर कंट्रोलर्स होते हैं। तो ऐसे मेजर जो कंट्रोलर्स हैं वो हैं 7। जो यहाँ पे आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें एक जैसे सांप सा बना हुआ है, देखिए, ये टेल बोन है हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचा हिस्सा। यहाँ पे रूट चक्र होता है, फिर ये सामने भी होता है, पीछे भी होता है। ओके, यहाँ पीछे दिखा रहे हैं स्पाइन में, स्पाइन से ही इसको दर्शाते हैं। तो 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे ये मूलाधार बोलते हैं इसको, उसके बाद एक स्वादिष्ठान बोलते हैं जो नाभि से थोड़ा नीचे, फिर पेट के ऊपर नाभि से करीब 3-4 इंच ऊपर उसको सोलर प्लेक्सस या मणिपुरा बोलते हैं। यहाँ बीचों बीच चेस्ट के हृदय अनाहत चक्र, ये गले में थ्रोट चक्र, ये यहाँ पे जहाँ बिंदी टीका लगाते हैं थर्ड आई, और ये है क्राउन चक्र। तो दोस्तों, हम सबके पास ना एक अथाह, असीम, अनंत ऊर्जा का स्रोत मौजूद है। हम सबके पास इंडिविजुअली, एवरीबडी हैज़ इट। नाउ ये जैसे कि एक सांप, एक बड़ा से बड़ा सांप एक छोटी सी टोकरी में बैठ जाता है। कैसे बैठ जाता है? वो कुंडली मार के बैठता है, स्पाइरली अपने आप को गोल गोल घुमा लेता है। बड़े से बड़ा सांप छोटे से छोटी जगह में आ जाता है कुंडली मार के। तो ऐसे ही दोस्तों, ये जो मैंने कहा अथाह, असीम, अनंत ऊर्जा का जो स्रोत हम सबके पास है, उसे ही यौगिक पद्धति में हमारे कुंडलिनी शक्ति कहा गया। बट ये क्या है? ये सुप्त है, डॉर्मेंट है, जागृत नहीं है। जब हम रेगुलर ध्यान साधना में लिप्त होते हैं, हर रोज ध्यान साधना रत होते हैं, हाँ, जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं, जब हम, मैं बताऊंगा कि कैसे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो इन साधना के माध्यम से और मास्टर्स की प्रेजेंस में हमारे ये जो कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में सोई हुई रहती है, ये उठना शुरू करती है। जैसे आप अगर एक टोकरी में सांप हो और उसका ढक्कन खोलो, तो वो सांप क्या धीरे से मुंह उठाएगा। तो ऐसे ही जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हल्का से उठता है, फिर और उठता है, फिर और। तो जैसे अगर एक सांप को आप कुछ कुछ हिलाते रहेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा धकेलते रहेंगे, तो क्या होगा? वो ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा, थोड़ा और उठ जाएगा, फिर वो एक दिन पूरा यूं करके आप जितना उसको खींचते रहेंगे, खरोंचते रहेंगे, वो पूरा एकदम फुल ब्लोन ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसे ही देखिए, ये यहाँ पे सर्प की तरह कुंडलिनी शक्ति को उठते हुए दिखाया है क्राउन पे। तो जब ऊर्जा ऐसे पूरे नीचे से ऊपर की तरफ आती है, और यहाँ एक्चुअली दोस्तों अलग अलग अनुभव होते हैं। मैं उन अनुभवों के बारे में, कुंडलिनी शक्ति की जागरण के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि कुंडलिनी शक्ति हम सबकी इंडिविजुअल डॉर्मेंट पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल एनर्जी सोर्स है, जिसको हम जगा सकते हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन और इस धरती पे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। सो दैट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी के बारे में मैं एक हफ्ते तक बोल सकता हूँ, एक एक चक्र को लेके पूरा पूरा दिन बातें हो सकती है। हर चक्र में बहुत सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं। ओके, उनका प्योरिफिकेशन करना, और उनका प्योरिफिकेशन सिर्फ एनर्जी से करना नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी बॉडी के अलावा भी मैंने कहा अब हमारी बॉडीज़ हैं, इमोशनल बॉडी है, मेंटल बॉडी है। तो जहाँ हमारी मान्यताएं और धारणाएं हैं, आप रोज़ मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने बिलीफ सिस्टम पे काम नहीं किया, आपने अपने अंदर की कमी के एहसासों पे काम नहीं किया,
तो ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन वो ऊर्जा गलत डायरेक्शन में जाएगी। रावण भी ध्यानी था। और अगर आप लोगों को पता हो, हमारी पौराणिक कथाएं जो हैं उसमें जितने भी राक्षस दिखाते हैं, जिनको शिव ने वरदान दे दिया, कि ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, कि विष्णु ने वरदान दे दिया खुश होके, क्यों? क्योंकि वो ध्यान कर कर के उन्होंने साधना की है। राक्षसों ने, प्लीज अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, राक्षसों ने भी ध्यान साधना की और देवी देवताओं से उन्होंने बहुत वरदान पाए, लेकिन क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम नेगेटिवली फोकस्ड था, उन्होंने उसी ऊर्जा का, उन्हीं वरदानों का डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल किया। वही देवता हैं, उन्होंने भी ध्यान साधना की, उन्होंने भी वरदान पाए, उनकी भी सिद्धियां जागी और उन्होंने पॉजिटिवली उसका इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, ये जो पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट है, ये हमारी एनर्जी बॉडी में नहीं, ये हमारे मेंटल बॉडी की चीज़ है। तो अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम अपने और अपने आसपास और इस पूरी धरती के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो। सो बिलीफ सिस्टम पे काम करना भी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है दोस्तों। सो और क्या है दोस्तों, निर्वाण, एनलाइटनमेंट, मोक्ष का मतलब है स्वयं को पूरी तरह से जानना और ये जानना कि हम ही ईश्वर हैं। नो यू आर गॉड माय डियर वंस, we all are gods, nothing less than that, and gods मतलब highest of the gods we all are। अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी वास्तविक स्वरूप को देख लें दोस्तों, तो ऑनेस्टली इस वक्त ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो गॉड की डेफिनेशन, परिभाषा है, वो छोटी पड़ेगी। हम सब इतने विराट विशाल हैं, पर हम अपने मन में ही हमने एक कैप्चर किया हुआ है कि हम तो बिल्कुल एब्सोल्युटली वर्थलेस, मांस का लोथड़ा, जिसका जीवन कोई और कंट्रोल कर रहा है, देवी देवता कंट्रोल कर रहे हैं, कोई तो एक सुप्रीम पावर है जो जीवन को कंट्रोल कर रहा है। मृत्यु, जन्म, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये सब झूठ है। फैक्ट इज वी ऑल आर क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। हमने ही अपनी कहानी लिखी है, हम ही अपने कहानी के डायरेक्टर हैं, हम भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं। हमने ही सारे लोगों को अपने जीवन में चुन के बैठाया है। आप लोगों के जीवन में इस वक्त आप लोगों ने चुना है कि मैं यहाँ आपके सामने रहूं और आप लोगों को ये सारी बातें याद दिलाऊं। तो दोस्तों, हमें कुछ होना नहीं है, ईश्वर हमें होना नहीं है। निर्वाण प्राप्त कर बोलने के लिए निर्वाण प्राप्त करते हैं, उपलब्धि बोलते हैं, लेकिन ये सिंपली जैसे याददाश्त खो जाती है, किसी व्यक्ति की याददाश्त खो जाती है और उसको याद दिलाने की कोशिश की जाए तो सालों लग सकते हैं उसको याद आने में कि वो वास्तव में कौन है। जब तक उसको याद नहीं आता वो कैसे जीता है? ठोकर खाते हुए जीता है। आप में से किसी के अगर घर में कोई ऐसा मरीज है तो आप उस पेन को महसूस कर सकते हैं कि जिसकी याददाश्त नहीं है, वो अपने आप को याद ही नहीं कर पा रहा मैं कौन हूँ, या अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को नहीं समझ पा रहे, या अपने पति पत्नी में से माँ बाप को नहीं पहचान पा रहे। होती है, बीमारी भी होती है और कभी कभी अचानक चोट वगैरह से भी होता है। तो जब याददाश्त खो जाती है तो याद वापस लाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, मेडिटेशन और ये मास्टर्स के संग, सज्जन सांगत और उनका सानिध्य, किताबें, ये सारी क्या चीज़ें हैं दोस्तों? ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है और वो है स्वयं को जानना। और जानना नहीं है दोस्तों, सिर्फ जो भूल गए हैं और जो मान बैठे हैं झूठ मूठ की बातें, उनसे स्वयं को मुक्त करना है। मैं मनुष्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और बड़ा बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मनुष्यता में बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। है ही नहीं। हम हैं देवता, वी आर गॉड्स लिविंग अ ह्यूमन डायमेंशन। और वो भी हमारा पूरा स्वरूप नहीं, हमारा एक छोटा सा स्वरूप, एक आत्मा स्वरूप जो है, हम ये हैं। अगर पूर्णात्मा के रूप में, पूर्ण के रूप में अपने आप को देखेंगे ना, मैं कह रहा हूं ना, उसके बाद देयर इज नथिंग। तो अपने आप को जानना है और वहाँ वो जान के उस विराट, अपने असीम अनंत को महसूस करके, स्वयं को उस रूप में देख कर और रूप के परे अपने निर्गुण निराकार को, उस अस्तित्व को महसूस करके जब इस शरीर के साथ आप जीवन को जीते हैं, दैट इज द ग्रैंडनेस।
सब कुछ जान के महसूस करके इस 5-6 फुट के शरीर के साथ उस लाइट को बिखेरना, अरे किसी भी स्पोर्ट से ज़्यादा एडवेंचरस है, किसी भी स्पोर्ट से ज़्यादा। अपने मल्टी डायमेंशन है और इस 3D 4D रियलिटी में ठोकरें खाना, लोगों को ये जगाते रहना ऐसे क्लासेस ऑर्गेनाइज कर करके कि जागो जागो, अरे तुम ईश्वर हो, जानो। अरे मैं क्या अभी बोल रहा हूँ, मैं 2020 में, हजारों साल से इस धरती पर यही बोला जा रहा है, जागो जागो जागो। इस खेल का अपना अलग रस है और अलग पेन है। मल्टी डायमेंशन होके 3D 4D का जीवन, तो अपनी ग्रैंडनेस को जान के इस जीवन को हम बहुत ही सुंदर, अपने लिए नहीं सबके लिए बना सकते हैं। पहले खुद को याद दिलाना है, हाँ? और यहाँ पे दोस्तों हम लोग कई बार सुनते हैं कि जब किसी एक का एनलाइटनमेंट घटता है, जब कोई एक व्यक्ति स्वयं को जानता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, तो उसकी 7 जनरेशन आने वाली और 7 जनरेशन पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वो सारे के सारे मोक्ष हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये दिस इज़ रिलेटेड टू आवर DNA। आज मैं जो हूँ उसमें मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, मेरे नाना नानी, परदादा परदादी, पर नाना पर नानी, और इस तरह से सबके DNA का, सबके अनुभवों का DNA मेरे इस शरीर के DNA में प्रवाहित हो रहा है। और जब मैंने स्वयं को जान लिया, आध्यात्मिक बोध कर लिया, अपने आत्म जागृति और उस रास्ते पर चलने लग गया और स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, तो और एक लाइट प्रवाहित होती है दोस्तों, एक लाइट प्रवाहित होती है हम सबके अंदर से पोस्ट एनलाइटनमेंट, तो DNA में बदलाव आते हैं, DNA लेवल तक। तो वो प्रभाव पीछे वालों को भी पड़ता है, आगे वालों को भी पड़ता है। अभी कैसे कह सकते हैं हम, आप में से आप लोग, इतने सारे लोग जो देख रहे हो सकता है कि इस वक्त मेरे दादाजी के परदादाजी या मेरी नानी की परनानी, वो इस वक्त कोई और जन्म लेकर इस वक्त ये बात सुन रही हो, और शायद वो बहुत जल्दी से इस चीज़ को ग्रैस्प कर लें क्योंकि मेरे DNA में बदलाव आ गया है। तो ये फैक्ट है दोस्तों, DNA लेवल तक इसका और भी साइंस है। तो 7 जनरेशन आने वाली और 7 जनरेशन पीछे की, दे ऑल्सो गेट एनलाइटेंड। एक साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक साथ जो हैं 508 लोग या समथिंग लाइक दैट इज़ द पावर। आप अगर एनलाइटेंड होते हैं तो 500 और लोगों को आप साथ लेकर उनके DNA को और जागृत करते हैं, उनकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। दैट्स द पावर। सो यस, हम सब एनलाइटनमेंट हम सबके लिए है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम स्वयं को जानें और अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागें, ठीक है ना। सो अब समझते हैं कि ये एनलाइटनमेंट आखिर होगा कैसे। सबसे पहला मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड ग्रेस ऑफ वन से मेरा मतलब एक जागृत एनलाइटेंड मास्टर, उनकी प्रेजेंस, और मेडिटेशन ध्यान, साइंटिफिक तरीके से ध्यान। अब और ध्यान बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, ध्यान का शाब्दिक अर्थ है धी प्लस यान। धी मतलब अंदर, यान मतलब व्हीकल। सो अंदर जाने का एक यान, उसको कहते हैं ध्यान। और ध्यान का उद्देश्य क्या है? ध्यान का उद्देश्य सिर्फ ऊर्जा पाना नहीं है। जब हम ध्यान में अंदर जाते हैं, विचारों के परे हो जाते हैं, पहले तो वही अपने आप में एक चैलेंज होता है, बट जब हो जाता है, हाँ, तो विचारों के जब परे जाते हैं तो हम बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं। विचारों की वजह से कॉस्मिक एनर्जी हमारे पास नॉर्मली हमारे एनर्जी बॉडी तक पहुंच नहीं पाती। तो जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं और सांसों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वही सांस, क्यों हम सांसों पे ध्यान देते हैं? क्यों सांसों पे ध्यान देना सबसे सरल, सहज, सुगम है? हर वक्त हमारे साथ हैं, सांसें हर वक्त चल रही हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट आपको बताता हूँ। व्हाट हैपेंस इज कि जब हम अभी आप लोग सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, अब इस वक्त हमारी सांसें जो चल रही हैं उसके प्रति आप जागरूक हैं क्या? सांसें चल रही ये पता है, लेकिन कैसे चल रही है, कितनी तेज, कितनी धीरे, 1 मिनट में कितनी आई नहीं आई, कुछ नहीं मालूम। यानी अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियसली चल रही है। हमारे शरीर के ज़्यादातर जो फंक्शन हो रहे हैं, जो क्रियाएं शरीर में घट रही हैं, वो सबकॉन्शियसली चल रही हैं। लेकिन सांस, ब्रीथ,
ब्रेथ ऐसी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके प्रति हम इमीडिएटली कॉन्शियस हो सकते हैं। आंखें बंद की और सांसों को देखना शुरू, इमीडिएटली वो पॉसिबल है। तो क्या होता है, सांसें जो हैं हमारी चेतन और अवचेतन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक ब्रिज बनती हैं। इसीलिए सांसों के जरिए हम बहुत जल्दी मेडिटेशन यानी अपने अंदर जा पाते हैं। इसीलिए आनापानासति, आनापानासति क्या है, ये जो अभी मैंने मेडिटेशन का एक्सप्लेनेशन दिया आपको, इसी को महात्मा बुद्ध ने, पाली भाषा का ये शब्द है आनापानासति। आन मतलब अंदर आती हुई सांसें, अपान मतलब बाहर जाती हुई सांसें, सति मतलब एक हो जाना। तो आनापानासति क्या है, अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाओ। ये गेटवे है, ये ABCD है अंदर जाने के लिए। और अंदर जाके करना क्या है, जागरूक होना है, अवेयर। बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर नॉट, बी अवेयर ऑफ हु यू आर, व्हाट यू आर, बी अवेयर ऑफ व्हाट इज देयर बियॉन्ड दिस फिजिकल रियलिटी। तो जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं, हम सूक्ष्म लोकों के दर्शन करते हैं। हम लोगों को एसेंडेड मास्टर्स दिखते हैं, एंजल्स दिख सकते हैं, देवी देवता दिख सकते हैं, और मल्टी डायमेंशनल बींग्स का हम एहसास कर सकते हैं। अलग अलग लोगों इस शरीर में रहते हुए हमारे अलग अलग फंक्शंस जो हैं, ज्ञानेंद्रियां और इंद्रियां जो हैं वो एक्टिव रहती हैं। तो किसी को देखने वाली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी को सूंघने की बहुत होती है, किसी को सिर्फ महसूस करने की फीलिंग बहुत होती है। तो लेकिन ये घटती है, हमारी अवेयरनेस एक्सपैंड होती है और हम कॉजल प्लेन्स, एस्ट्रल प्लेन्स में ट्रैवल करना शुरू करते हैं और समय समय पर कुछ कुछ हमें दिखता रहता है। ध्यान का उद्देश्य वो सब देखना नहीं है, वो सब दिखना शुरू होता है जब ध्यान के माध्यम से थर्ड आई खुलती है, कुंडलिनी शक्ति थर्ड आई तक पहुंचती है, थर्ड आई खुलती है, तो हम ये सब देखना शुरू करते हैं। तो ये सब जब देखना शुरू करते हैं बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा रेलगाड़ी में पहली बार बैठ के जाए तो वो हर चीज़ को देखते हुए, पेड़ पौधे, खेत खलियान, जानवर, गाय बैल, इनको देखते हुए क्या मज़ा आता है उसको, उसका एक्साइटमेंट देखिए। लेकिन क्या वो रेलगाड़ी में बैठकर सीनरी देखना उसका उद्देश्य है? गंतव्य पे पहुंचना है, डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। सो मेडिटेशन का जो गंतव्य है वो है रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, स्वयं को जानना। दैट इज द ओनली गोल। तो स्वयं को जानना है। हाँ, ये सारी चीज़ें घटेंगी। अरे मुझे तो शिव जी दर्शन देते हैं, मुझे तो महाअवतार बाबा जी दर्शन देते हैं, मुझे तो ग्रेट, दैट इज वंडरफुल, इट मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग, बट डोंट गेट स्टक देयर। आपको कलकत्ता से दिल्ली जाना है, बॉम्बे से दिल्ली जाना है, बीच में कई स्टेशन आते हैं, तो आप किसी स्टेशन पर रुकते नहीं हैं। आप अगर गाड़ी चला के जा रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हैं या नहीं है, उसके लिए माइलस्टोन होते हैं। और आजकल हमारे पास मोबाइल फ़ोन पे GPS है, तो GPS में दिखा रहा है कि हाँ भाई अभी तो दिल्ली 1400 किलोमीटर है। अच्छा इलाहाबाद आ गया, हाँ तो माइलस्टोन लगा हुआ है, इलाहाबाद है, शहर दिख रहा है, अच्छा ये शहर इलाहाबाद है, क्यों? GPS पे दिख रहा है। तो ऐसे ही हमें अगर शिव दिख रहे हैं, जीसस दिख रहे हैं, कृष्ण दिख रहे हैं, बुद्ध दिख रहे हैं, महावीर दिख रहे हैं, महाअवतार बाबा जी दिख रहे हैं, पत्री सर दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ, कोई भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यस आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, आप मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल कर रहे हो, एस्ट्रल कॉजल ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, इसको ईगो की तरह ओन नहीं करना है। गोल्ड मेडल नहीं है ये कि मुझे ये दिखते हैं, ये मुझे आशीर्वाद दिए, वो आशीर्वाद दिए, अब उस स्टेशन से आगे बढ़ो, खुद को जानो, दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली गोल। अपने आप को जानना है, इन सब चीजों के परे, जो दिख रहा है उसके परे। हु एम आई, व्हाट एम आई। और दोस्तों, इस शरीर में रहते हुए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन एंड मास्टर के सानिध्य के साथ साथ अहिंसा और शाकाहार। अहिंसा लोगों के बीच, अहिंसा जानवरों के साथ। क्योंकि हम इस धरती पर बड़े शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं, तो क्या ये बुद्धिमान हम एक्चुअल में हैं? अगर हम जानवरों को मार के काट के खा रहे हैं तो ये हमारी बुद्धिमानता बिल्कुल भी नहीं है। और जब एक किलिंग घट रही है और जानवरों में इमोशंस होते हैं और वो इमोशन उनके शरीर में, जैसे मैंने बताया था ना, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, जो कुंडलिनी शक्ति एनर्जी बॉडी के बारे में,
सो ऐसी इमोशनल बॉडी होती है, वहाँ सारे इमोशंस स्टोर्ड हैं। तो एक जानवर जब हम मारते हैं, काटते हैं, उसके सामने उसके और परिवार के लोगों को कटता हुआ देखता है वो, तो उसके अंदर इमोशनल बॉडी में जो सारे पेन हैं वो जब कोई उसे खाता है तो उसकी इमोशनल बॉडी का पार्ट हो जाता है। और यही वजह है कि आज धरती पर इतनी सुख सुविधाएं बढ़ चुकी हैं, उसके बावजूद भी एक तो मन से हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को, व्यक्ति को, लोगों को, और दूसरा हम जानवरों को मार के जो खा रहे हैं उसकी वजह से बेवजह हमारे अंदर डर की भावना, इनसिक्योरिटी और फियर, वासनाएं, उसमें हम वशीभूत हो रखे हैं। क्योंकि इस वक्त अभी भी दुनिया भर में 90 से 95% लोग जो है वो जानवरों को मार के काट के खा रहे हैं। वी हैव टू स्टॉप दिस। अगर स्वयं को जानना है तो हम किसी और को किल नहीं कर सकते। और ह्यूमंस और एनिमल्स, इन दोनों का डायमेंशन जो है वो 3 डायमेंशन है। पेड़ों का डायमेंशन जो है वो 2nd डायमेंशन है। वो इमोशन फील कर सकते हैं लेकिन स्टोर नहीं करते हैं। 1 डायमेंशनल बींग्स भी हैं, क्रिस्टल वगैरह जो हैं वो 1D होते हैं दोस्तों। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जानवरों को हम मार के काट के नहीं खा सकते, वो हमारे मित्र हैं। और जंगल में चलता है वो, जहां एक जानवर दूसरे को मार के काट के खा रहा है। हम जंगलों में नहीं रह रहे, हम सिविलाइज्ड हैं, बट आर वी रियली, कैन वी कॉल आवरसेल्फ सिविलाइज्ड व्हेन वी किल एंड ईट एनिमल्स? वी आर नॉट सपोज टू किल एंड ईट एनिमल्स। साइंटिफिकली ये बहुत तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका है। ना हमें एनिमल प्रोटीन्स की ज़रूरत है और ना हमें किसी भी तरीके के एनिमल फ्लैश की ज़रूरत है। ये साइंटिफिकली पिछले 40 सालों में हजारों साइंटिफिक स्टडीज़ के ज़रिए एस्टैब्लिश हो चुका है। तो सर्च करिए, आप बोलेंगे तो आपको पूरा 7-8 पेज का मैं एक 7-8 पेज भी नहीं, 4 पेज की एक छोटे सा मैं आप लोगों को क्यों हमें शाकाहारी होना है उसके बारे में बताऊंगा। और आध्यात्मिक विकास करना है, स्वयं को जानना है, ध्यान की गहराइयों में उतरना है, तो शाकाहार। और शाकाहार क्या, मैं तो अब पिछले 1 साल से मैं बात करता हूँ वीगन। इवन दूध इस वक्त जिस तरीके से निकाला जाता है डेयरी इंडस्ट्री में, वो भी आज की डेट में एक बहुत ज़बरदस्त किलिंग का पार्ट है। आपको अगर मैं बताऊं छोटा सा आंकड़ा, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो इंडिया है, सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, और इंडिया ही इस दुनिया में सबसे बड़ा बीफ प्रोड्यूसर भी है। एक गाय 5 साल तक दूध देती है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है। तो हम जब दूध की कंजम्पशन कर रहे हैं, दूध से गाय भैंस के दूध से डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम हर 5 साल में हजारों भैंसों की, गायों की हत्या के भागीदार बन रहे हैं डायरेक्टली। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले वेजिटेरियन और फिर वेगन हो। शुरू में इसी फरवरी में हम पूरा परिवार, मेरे 9 साल का बेटा, 13 साल का बेटा, पूरा परिवार, मेरी वाइफ इंदू, हम पूरा परिवार एक ही दिन एक साथ हमने वीगन होने का डिसीजन लिया। और अब हमें प्राय 10 महीने हो गए और हम वीगन हैं। और सब कुछ बहुत आराम से संभव हो रहा है, खाने पीने के स्वाद में कुछ नहीं। इनफैक्ट अभी मेरी वाइफ वीगन केक बना रही है क्रिसमस पे। और ये पूरे लॉकडाउन में हमने इतना केक खाया है वीगन, जिसका मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे चॉकलेट वगैरह बहुत पसंद है। तो मैं दिखाऊंगा, अगर सेशन ख़त्म होने के पहले बन गया तो मैं आप लोगों को वो केक भी दिखाऊंगा। खुशबू ऑलरेडी आ रही है, ओवन में ऑलरेडी बन रहा है। तो फ्रेंड्स, अहिंसा, इंसान के बीच अहिंसा, इंसान और जानवरों के साथ अहिंसा। तो दैट इज़ द सेकेंड स्टेप टू बी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड। थर्ड इज स्पिरिचुअल साइंटिफिक स्टडीज़। दोस्तों, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स जो कि अवेलेबल हैं, जो कि सालों की एक्सपीरियंसेस और स्टडीज़ के बाद लिखी गई हैं, छपी हैं। वी मस्ट रीड स्पिरिचुअल साइंस बुक्स। हमारे शास्त्रों से लेकर आज के मॉडर्न साइंटिफिक स्पिरिचुअल बुक्स जो हैं वो सब। दोस्तों, पिछले 12 सालों में, 11 सालों में मैंने 3000 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली हैं। अब कोई काउंट नहीं रखता हूँ, बट 3000 से ज़्यादा मैंने किताबें पढ़ ली हैं। 2012 में मैं पहले किताब जब पढ़ता था तो मुझे लगभग 8 से 12 घंटे लगते थे एक किताब को पढ़ने में। 8 से 12 घंटे एक किताब ख़त्म करने में।
फिर 2012 में मैं ब्रह्मऋषि पत्री जी हैं अपने PSSM के संस्थापक, पिछले 30 सालों से दुनिया को महका रहे हैं ध्यान की खुशबू में, और उन्हीं के सानिध्य में 2009 में पिरामिड वैली में मेरा एनलाइटनमेंट हुआ था, जैसा कि कुलकर्णी साहब ने आप लोगों को शेयर भी किया स्टार्टिंग में मेरा इंट्रोडक्शन में। तो 2012 में मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ ही ट्रैवल करते हुए दुबई और होते हुए इजिप्ट गया था। तो मैं 24 घंटे उनके साथ रहता था, तो करीब 10-12 दिन का वो पूरा ट्रिप था। हम इजिप्ट से लौट रहे थे और हमारी फ़्लाइट करीब 3 घंटे लेट थी, और पत्री सर के पास एक किताब थी, वो भी जेरोक्स की हुई। और सर, पत्री सर अगर आप लोगों को पता हो, ब्रह्मऋषि पत्री जी, तो वो बहुत किताब पढ़ने के फॉन्ड, और वो उस किताब से बहुत ज्ञान हम सब के साथ बांटते भी हैं। तो वो पेन या पेंसिल और स्केल रखते हैं अंडरलाइन करने के लिए, क्योंकि उसको वो मैगजीन में फिर छापते हैं, स्पिरिचुअल इंडिया या स्पिरिचुअल साइंस में। तो वो किताब पढ़ रहे थे, 3 घंटे हो गए, मैंने भी कुछ अपने किताबें वगैरह कुछ पढ़ी, थोड़ा बहुत घूमा। 3 घंटे के बाद, बिफोर द फ्लाइट स्टार्टेड, उनकी वो किताब कंप्लीट हो गई थी 3 घंटे में। एंड आई वॉज स्टन्ड, 3 घंटे में एक किताब खत्म। मैंने बोला सर को कि सर 3 घंटे में, मुझे तो, मैं भी मतलब अच्छे से ही पढ़ता हूँ और मुझे 8-10 घंटे लगता है, और मैं तो इतना अंडरलाइन भी नहीं करता जितना आप कर रहे हो। तो सर ने बोला यस, मैं स्पीड रीड कर सकता हूँ। आई वॉज इंस्पायर्ड, मैंने स्पीड रीडिंग के 2-3 कोर्सेज किए ऑनलाइन उसी टाइम पे, और आज मैं भी एक किताब 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट कर लेता हूँ। इनफैक्ट अब मुझे, मतलब जब हम किताब पढ़ते हैं तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक एक लाइन तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो पूरा पैरा एक साथ दिखता है, पूरा एक एक पैराग्राफ दिखता है। तो मतलब 1 मिनट में तो दोनों पेज इधर उधर के अंदर चले जाते हैं, और ये भी अब मालूम पड़ जाता है किताब पढ़ते पढ़ते ही कि क्या छोड़ देना है, कौन सा पैरा छोड़ देना है, क्योंकि पूरा पैरा देख पाते हैं। तो 2-2.5 घंटे में एक किताब अब ख़त्म होने लग गई है, और इस वजह से मैंने उधर ही 2012 से लेके 2013 से लेके 2016-17 में ही मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। तो पढ़िए दोस्तों, एटलीस्ट जो रिकमेंड किताबें मैं करता हूँ, ब्रह्मऋषि पत्री जी करते हैं, और डॉक्टर न्यूटन और दूसरे मास्टर्स जो करते हैं, उन किताबों को तो पढ़ डालिए, उनके सानिध्य में समय बिताने के साथ साथ। और स्पिरिचुअल साइंस स्टडी के साथ साथ दोस्तों बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल सर्विस, सज्जन सांगत्य। जैसे ये एक सज्जन सांगत्य हो रहा है, हाँ, साथ में हम बातें सुन रहे हैं मास्टर्स की, ध्यान कर रहे हैं, ग्रुप मेडिटेशन करिए। अब तो जूम पर ग्रुप मेडिटेशन हो रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ग्रुप मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअल साइंस की स्टडी करिए, आपस में एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। दोस्तों, ध्यान में जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि कुछ कुछ दिखता है, कुछ कुछ घटता है, जो ध्यान में घटता है, जो भौतिक दुनिया में बोलेंगे या बताएंगे किसी को जिसको ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं, तो बोलेगा पागल है क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है, पर ऐसा होता है। तो कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने ध्यान में बहुत गहरे अनुभव किए, लेकिन उनके पास कोई सुनने वाला, शेयर करने वाला नहीं था। तो हम कितने सौभाग्यशाली है, देखिए कितना बड़ा परिवार है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ध्यान के अनुभव आपस में एक दूसरे के संग बांटें, उन लोगों के संग जो आपके संग आगे बढ़ रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं। तो सज्जन सांगत्य करिए, एक्सपीरियंस शेयर करिए, मास्टर्स, मेंटर्स, लाइफ कोचेस के संग समय बिताइए। क्योंकि जब कोई प्रोग्राम लेकर आता है, जैसे आज मैं ये, अभी मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ बोलते हुए, बट मैंने अपनी जर्नी से लेकर कितनी गूढ़ बातें आप लोगों को इतने से समय में रख दी हैं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो कोई मास्टर, कोई कोर्स, कोई क्लास जब होती है दोस्तों, तो सालों की मेहनत, अनुभव और स्टडी वो हमें घंटों में मिल जाती है। तो मास्टर्स का सानिध्य, मेंटर्स का साथ हमें करते रहना है, अपने एक्सपीरियंस से शेयरिंग करते रहना है, सुनते रहना है। इसी से हमारी जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ती है और एनलाइटनमेंट फास्ट ट्रैक होता है, बूस्ट अप होता है। ओके, सो ये जिम्मेदारी हम सब की है। तो ये है रास्ता, और यही है साइंस। इस तरीके से बढ़ना है, अपने घर, परिवार, बिजनेस, जॉब छोड़कर नहीं, उन सब चीज़ों की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए दिन में 2-2.5 घंटा अपने आप को दीजिए ना, बस दैट वुड बी एनफ। हर 2-3 महीने में 2-3 दिन के लिए रिट्रीट लीजिए ना, साल में एक बार 10-12 दिन का रिट्रीट लीजिए ना। इतना करिए और देखिए कैसे आप एक ग्रस्त होते हुए अपने जीवन को पूर्णता के साथ योग और पूर्णता के साथ भोग,
दोनों, पूर्णता के साथ दोनों चीज़ें, और पूर्णता है ही उसी बात की। सिर्फ योगी हुए तो क्या जीवन, सिर्फ भोगी हुए तो क्या जीवन। जीवन तो पूर्णता में है, पूर्ण योगी ही पूर्ण भोगी होता है। तो पूर्ण योगी हो जाइए, पूर्ण जीवन को भोगिए। ये है पूर्णता से जीना, और ये इन्हीं बातों से संभव है जो आप इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं ध्यान की क्या स्टेजेस हैं और उसके संग क्या चैलेंज आता है, क्विकली थोड़ा सा बता देता हूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक अवेकनिंग, ये स्टेज 1 है, जहां लोग यहाँ अब एक और बात बताऊं दोस्तों, हर स्टेज में ना मल्टीपल लेवल्स हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को जस्ट एक रास्ता दिखा दे रहा हूं समझने के लिए, ताकि हम आगे बढ़ते रह सकें। आप अवेकनिंग, मन में उठता है कि जीवन में दुखों का कारण क्या है, मेरे जीवन में ही ये सब दुख क्यों आ रहे हैं, या मेरे जीवन में दुख नहीं है तो आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कई बार जैसे मेरे लिए भी, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता जा रहा था, जब जैसा जैसा जो चाहता था वही होता था मेरे जीवन में। और 32 साल की उम्र तक आते आते मेरे जीवन में मुझे ये लगने लगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे नहीं पता। एक छोटी गाड़ी को बड़ी गाड़ी करना तो मेरा उद्देश्य नहीं है, एक डुप्लेक्स फ्लैट को बंगला बनाना ये तो मेरा उद्देश्य नहीं हो सकता। ये तो जीवन जीते हुए ऐसे भी हो जाएगा, लंबी ज़िंदगी है, क्या करूँगा। 2 साल तक इस सवाल के जवाब में भटका दोस्तों। उसके बाद ध्यान मुझे मिला और तब से मैं ऐसे जागा, और जागा तो जीवन का उद्देश्य जाना, और वो जी रहा हूँ। सो एक अवेकनिंग आती है जब आप एक्चुअली अंदर से तैयार होते हैं स्वयं को जानने के लिए। एक जागृति आती है कि नहीं, ये जो आसपास सब घट रहा है ना, ये मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे कुछ और बड़ा है, कुछ और गहरा है जिसका अनुभव मुझे करना है। और फिर उसका अनुभव जब आप ध्यान में आ जाते हो, मास्टर्स के सानिध्य में आ जाते हो, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है। तो ये होता है अवेकनिंग की एक ये स्टेज होती है। कई बार लोग इस स्टेज से भी पीछे चले जाते हैं, भटक जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेज आती है एनलाइटनमेंट। जब आप अवेकनिंग हो गई और आपने साधना शुरू कर दी, साधना में गहरे उतर गए, गुरु का सानिध्य, गुरु के ऊपर ट्रस्ट और सरेंडर, और रास्ते पर चलते गए, जो मैंने पीछे जो बातें बताई, ध्यान करते हुए, शाकाहार होते हुए, अहिंसा का पालन करते हुए, किताबें पढ़ते हुए, सेल्फ स्टडी करते हुए, सज्जन सांगत्य करते हुए, मास्टर्स के सानिध्य में समय बिताते हुए, जब उसके ज़रिए आप एनलाइटेंड हो गए, जान गए, जाग गए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। सो दिस इज़ एनलाइटनमेंट। ये जाग गए, जान लिया स्वयं को, आत्मा स्वरूप का बोध हो गया। लेकिन एनलाइटनमेंट का होना, मैंने कुंडलिनी शक्ति की भी जिक्र किया, कुंडलिनी यहाँ पे आके एक राउंड खुल गई, पूरी लाइट आ गई, ये एनलाइटनमेंट का घटना है। ओके, एनलाइटनमेंट की हैपनिंग, हो जाना, उस समय जो ब्लिस होता है, दैट इज़, वो एक्सप्लेनेबल नहीं है। वो जो एक्सटेसी होती है, वो जो ब्लिस होता है, वो जैसा भी श्रीकांत कुलकर्णी साहब ने बताया कि जब मेरा हुआ था वो वहाँ थे, और मैं जब उस स्थिति से बाहर आया, और मैंने रात भर, हम लोग बैठे हुए थे और मैंने सब कुछ घटना पूरी जो है बताई उनको, और भी जो सब थे मित्र पिरामिड वाली में, तो वो बिल्कुल अलग स्टेट होती है। लेकिन दोस्तों, एनलाइटनमेंट होना एक है और एनलाइटनमेंट का रियलाइजेशन होना ये सेकंड है। एनलाइटनमेंट मेरा जैसे हुआ 2 अक्टूबर 2009 को, और रियलाइजेशन हुआ 3 अक्टूबर 2009 को, और जो मैं सबके संग बैठा था, जो बता रहा हूँ, वो 3 अक्टूबर की नाइट को सबके संग बैठा था। सो दोस्तों, कई बार एनलाइटनमेंट और रियलाइजेशन के बीच में गैप रहता है। एनलाइटेंड हो गए, एक ज़बरदस्त एक्सटेसी जब हम टच करते हैं, लेकिन वो हम टच करते हैं, फिर जब वापस इस शरीर में हमारी अवेयरनेस आती है, अपने आसपास हमारे अवेयरनेस जाती है, तो वो एक्सटेसी वहाँ नहीं बनी रहती, हम उस एक्सटेसी से नीचे आते हैं। कई बार लोग उस एक्सटेसी को पाने के लिए इधर उधर भटकते हैं या भटक जाते हैं, या फिर जब उनको वो एक्सटेसी नहीं मिलती तो वो इस रास्ते को ही छोड़ देते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो एनलाइटेंड हैं, लेकिन उन्होंने रियलाइजेशन की स्थिति तक अपने आप को नहीं जाने दिया। और रियलाइजेशन की स्थिति तक जाने के लिए अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपनी मान्यताओं और धारणाओं को जानना, समझना और उनको परिष्कृत करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया ना कि ध्यान साधना तो राक्षस भी करते थे, देवता भी करते थे, लेकिन दोनों का माइंडसेट डिफरेंट था। तो माइंडसेट की क्लिनजिंग और प्योरिफिकेशन जो है वो मास्टर्स के सानिध्य में करना बहुत ज़रूरी है। तब हम एनलाइटनमेंट से अगली स्टेज रियलाइजेशन पे आते हैं,
और उसके बाद रियलाइज हो गया, यस आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, आई एम गॉड, वी ऑल आर गॉड, यू आर गॉड। ये बोध एक बार हो गया, उसके बाद वो बोध, वो ऊर्जा स्टेबलाइज होती है और उसको हम अपने जीवन में एक्चुअलाइज करते हैं, हम जीना शुरू करते हैं एनलाइटनमेंट को। एंड दैट इज़ वेयर हमारा रोल एज अ मास्टर, एज अ स्पिरिचुअल मास्टर। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, स्पिरिचुअल मास्टर होने का मतलब सिर्फ ये बोध कराना, ये ज्ञान देना, लोगों को ध्यान सिखाना, सिर्फ वो नहीं होता। अगर आप इन स्थितियों को होके गुजर चुके हैं और आप खाना बना रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, आप एक बच्चे के सिर पर हाथ फेर रहे हैं, तो ये सब एनलाइटनमेंट का ही एक्सप्रेशन है, एनलाइटनमेंट का ही एक्चुअलाइजेशन है। तो दोस्तों ये 4 स्टेजेस हैं और इसके अलावा और भी फर्दर एनलाइटनमेंट की स्थितियां हैं, निर्वाण। और दोस्तों हायर स्टेजेस जो है, निर्वाण घट जाना, आत्मबोध को महसूस करना, और उसके बाद टाइम एंड स्पेस के परे से अपने, इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, परिनिर्वाण, यानी निर्वाण के भी परे हो जाने की स्थिति। परिनिर्वाण मतलब एक तो इस शरीर मन से मुक्त हो जाना, आत्मा का बोध होना, और परिनिर्वाण की स्थिति में आत्मा के भी परे हो जाना। जो अहम ब्रह्मास्मि का एक्सपीरियंस, अनुभव निर्वाण की स्थिति में हो रहा है, वो अहम ब्रह्मास्मि भी और एक्सपैंड हो जाता है, एक असीम अनंत रूप में आ जाता है। परिनिर्वाण की स्थिति में हम अहम ब्रह्मास्मि को निर्गुण निराकार के रूप में महसूस करते हैं। निर्वाण की स्थिति में निर्गुण निराकार ही हो, नॉट नेसेसरीली। निर्वाण डिस्ट्रक्टिवली हमारे पॉइंट से बॉडी माइंड की स्थिति से हट जाना, उससे मुक्त हो जाना, आत्मा की यात्रा को महसूस कर लेना, दैट इज निर्वाण। परिनिर्वाण उससे भी परे की स्थिति, और फिर है महापरिनिर्वाण, बिल्कुल पूरी तरह से शून्य में स्थापित होना। और दोस्तों ये तीनों स्थितियां इस शरीर में रहते हुए संभव है। साधना करना पड़ेगा, जीवन में उसको उतारना होगा। मैं पिछले 12 साल से पूरी तरह से सांसारिक जीवन जी रहा हूँ, पूर्ण तरह से योग और पूर्ण तरह से भोग, फुल बैलेंस और टोटल होलसमनेस, टोटल फुलफिलमेंट, हर पल पूर्णता के एहसास में, परम शांति, परम आनंद। ट्रस्ट मी दोस्तों, जब ये कह रहा हूँ तो बहुत नर्सरी जैसी बातें होती हैं। परम आनंद, परम शांति भी नर्सरी जैसी बातें लगती हैं कि किसी मास्टर के स्टूडेंट को आप अगर नर्सरी की कोई बात बोलें तो ऐसा लगता है, परम आनंद और परम शांति। और एक समय था जब परम आनंद और परम शांति सोच भी नहीं पाते थे कि एक्चुअली संभव है क्या। संभव है, सबके लिए संभव है। और हम इस वक्त धरती पर ये सब करने ही आए हैं, इस धरती को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। हम सब मिलजुल कर एक परिवार की तरह, वी आर हियर टू एक्सपैंड द कॉन्शियसनेस। सो स्वयं को जानना, और स्वयं को जानने के बाद बाकी सबको भी मदद करना कि वो जागें, वो जानें। दैट इज़ वॉट द पर्पस इज़ ऑल अबाउट। और क्या होगा जब निर्वाण परिनिर्वाण आपके संग घटेगा, जब आप उस साधना में रत हो के आप आगे बढ़ोगे तो क्या घटेगा आपके साथ, आपका जीवन कैसा होगा, थोड़ा सा क्विकली ये बताता हूँ, फिर हम ध्यान करेंगे। दोस्तों स्पिरिचुअल लेवल पर, आध्यात्मिक स्तर पर सेंस ऑफ वननेस, हर चीज़ के साथ वननेस का एहसास, और हम हर एक को अपने जीवन में इंसान स्वरूप बिना किसी जजमेंट और रिसेंटमेंट्स के प्रेम कर पाएंगे, कंपैशनेट रह पाएंगे। वास्तव करुणा तब घटेगी। इंस्पिरेशन मतलब किसी भी तरीके का प्रेरणादायक आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशंस, उनको एक्सप्रेस कर पाना यह आसान हो जाएगा। अपने ये शरीर क्यों धारण किया, इस जीवन का उद्देश्य और मिशन क्या है, इसको जानकर उसको जी पाना। ओके, गहन असीम शांति, जिसको जो टस से मस ना हो किसी भी सिचुएशन में, ऐसा जीवन संभव है। प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस में, इस मोमेंट में क्या घट रहा है, शुरू करते हैं हम इस मोमेंट में अपनी सांसों के प्रति अवेयरनेस है, वो शुरुआत, और फिर इस मोमेंट में पूरे कॉस्मोस में क्या घट रहा है उसके प्रति अवेयर हो सकते हैं। दैट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिविंग। मेंटल लेवल पर क्या हो रहा है, टोटल क्लैरिटी ऑफ विजन, मिशन, गोल्स, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है, क्या करना है, सब कुछ क्लियर होता है। नो कन्फ्यूजन्स आते हैं जस्ट चॉइस पॉइंट पे, लेकिन डिसीजन लेना एकदम आसान हो जाता है, और फिर जो भी हम चाहते हैं अपने जीवन में वैसे रिजल्ट्स हम ले पाते हैं। अपने साथ साथ दूसरों के जीवन, दूसरों के मेंटल स्टेट,
उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमें आती है कि हाँ सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है। इसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप में हार्मोनी क्रिएट होती है। इमोशनल लेवल पर हम दोस्तों हर तरह के जजमेंट से, ग्लानि से, क्रोध से मुक्त होकर एक आनंद का जीवन जी पाते हैं और वहाँ स्थिर होते हैं। किसी भी तरह की कोई सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन हमें उससे दूर, हमारी उस इमोशनल स्टेबिलिटी को, हमारे उस आनंद को, उस शांति को हिला नहीं पाती। दैट इज़ वॉट इज़ पॉसिबल व्हेन वी रीच आवर हाईएस्ट पोटेंशियल, व्हेन वी रीच स्पिरिचुअली, व्हेन वी बी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड। और हम वास्तविक तौर पर कैसा महसूस कर रहे हैं ऑथेंटिकली, ट्रूली एक्सप्रेस कर पाते हैं, बिना ये सोचे, बिना ये बात तक नहीं आती कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, सामने वाला क्या जज कर रहा होगा। तो एक मुक्त जीवन जीना एक्चुअल संभव होता है, ऑथेंटिक लिविंग पॉसिबल होती है। रिलेशनशिप्स की बॉन्डिंग असीम अनंत, हाँ क्या बताऊं दोस्तों। अभी देखिए हम यहाँ मुंबई पीएमसी में आज हूँ। कुलकर्णी साहब 12 साल पहले मिले थे, फिर बीच बीच में मिलते रहे, आप लोगों से कितनी बार मुलाकात हुई है। इस वक्त धरती पर मैंने अपना करियर वगैरह तो 2009 के मार्च में छोड़ दिया था, लेकिन इस वक्त कितने दुनिया के कितने सारे शहरों में मैं अगर पहुंचूं तो मेरे लिए बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट रेडी है। मैं आपके घर आऊं तो आपका घर मेरा। मैं अगर एक हफ्ते के लिए मुंबई आऊं तो कितने सारे मेरे घर हैं। मैं एक हफ्ते के लिए नागपुर जाऊं, दिल्ली जाऊं, गया था मैं 2013-14 में दोस्तों। मैंने कलकत्ता से एक गाड़ी ली और उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरला, कर्नाटक, पूरा साउथ इंडिया मैंने ट्रैवल किया। अलग अलग लोगों के, मास्टर्स के घर में रहा। बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट मिला। मैंने करीब 8,000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा की और मैं 75 शहरों में, 75 सिटीज़ इन राज्यों में, 9 राज्य और ये 75 करीब शहर मैं घूमा, लोगों के घरों में रहा, बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट मिला, कितने फ्रेंड्स बनाए। तो देखिए जरा कितना, मतलब फिजिकल इमोशनल लेवल पर कितनी फुलफिलमेंट का जो है जीवन वो संभव हो जाता है। आज पत्री सर हैं, जितने भी मास्टर हैं, देखिए जहाँ हम जाएं वहीं कितने मित्र हैं, बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट मिल रहा है। और अगर हम शारीरिक भौतिक स्तर की बात करें तो एनर्जी बनी रहती है, नींद की ज़रूरत कम हो जाती है, किसी भी समय पूरी एनर्जी के साथ कुछ भी करने के लिए तत्पर होते हैं। हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो कर रहे हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस्ड होकर कर पाते हैं। और इसकी वजह से जीवन में भौतिक स्तर पर, मटेरियल लेवल पर भी सक्सेस और अबंडेंस का फ्लो हमारे जीवन में घटता है। एफर्टलेसली, स्मूथली इट हैपन्स। तो फ्रेंड्स, आर यू रेडी? आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी फ्रेंड्स, आई एम हियर, आई एम अवेलेबल। अगर आप तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, हमारी पूरी टीम अवेलेबल है।